IS Code 456/2000 for the plain and reinforced concrete structure। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, वो मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहती हूँ। सबसे पहले अगर हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात करें तो वर्किंग स्ट्रेस, ये सारे कोड्स हैं, कोड के पूरा वर्किंग मेथड है। ये जनरल सेक्शन है जो भी डिज़ाइन कंसीडरेशन में लिया जाता है। इसके बाद स्ट्रक्चर, मेंबर एंड सिस्टम्स है। फिर लिमिट स्टेट के बारे में भी यहाँ पे थोड़ा बहुत बताया गया है इस कोड में। पर जो कुछ मेन क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स में बहुत लगातार आते रहते हैं, और यहाँ पे कुछ सिंबल्स दे रखे हैं। इन सिंबल्स का क्या मतलब होता है, अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं वो ये हैं, ये देखिए, ये है यहाँ पर पेज नंबर 14 और अकॉर्डिंग टू माई कोड पेज नंबर 14 में सबसे पहले साइज़ ऑफ एग्रीगेट। द साइज़ ऑफ एग्रीगेट इज़ ग्रेटर दैन 1/4 ऑफ द मिनिमम थिकनेस ऑफ द मेंबर। ठीक है, ये देखना है आपको। फॉर मोस्ट वर्क 20 mm एग्रीगेट सुटेबल होता है और 40 mm सबसे लार्जर साइज़ होता है जो कि परमिटेड होता है। इसके बाद जो गिवन यूज़ किया जाता है 10 mm नॉमिनल मैक्सिमम साइज़। ठीक, इसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम साइज़ ऑफ एग्रीगेट शुड यूजली बी रिस्ट्रिक्टेड टू 5 mm लेस देन मिनिमम क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द मेन बार और 5 mm लेस देन द मिनिमम क्लियर कवर टू द रेनफोर्समेंट विच एवर इज़ स्मॉलर। ठीक, इसके बाद ये सेक्शन है, यहाँ पर एक वाटर के बारे में है। तो अगर हमें सैम्पल को न्यूट्रलाइज करना होता है तो 100 mm सैम्पल ऑफ वाटर यूजिंग अ फिनोल्फ्थलीन एज एन इंडिकेटर, इट शुड नॉट रिक्वायर्ड मोर देन 5 ml ऑफ 0.02 नॉर्मल NaOH। तो यहाँ पर ये आता है कि कौन सा इंडिकेटर यूज़ किया जाता है न्यूट्रलाइज करने के लिए वाटर सैम्पल को, तो फिनोल्फ्थलीन है। अब है ये 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये वो टेस्ट है जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट किया जाता है। उसमें 150 mm के 3 क्यूब्स लेते हैं और उसको जो पानी में है वो डुबोते हैं जब, उसके बाद 90% ऑफ द एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ द 3 स्मॉलर कंक्रीट क्यूब्स प्रिपेयर्ड विद डिस्टिल्ड वाटर, पानी में क्योर्ड करते हैं और उसके बाद उसकी क्या करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को निकालते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम इन द टेस्ट ब्लॉक मेड विद अप्रोप्रिएट सीमेंट एंड वाटर प्रपोज शैल नॉट बी लेस देन 30 मिनट। जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो 30 मिनट होता है, ये आपको पता भी है और ये यहाँ पर लिखा भी है। इसके बाद बात आती है पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 पे है ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 200 kN पर मीटर स्क्वायर एंड यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द डिफरेंट स्टील जो होता है, मिनिमम यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाई 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेस लिया जाता है। ये इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। इसके बाद ग्रेड ऑफ कंक्रीट में ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को बता रहा है कि आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए मटेरियल की वो 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट टू बी एक्सपेक्टेड टू फॉल, इससे ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 पे ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछता है। 0.7 √FC के फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ भी इसको कहते हैं। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जो होती है उसकी वैल्यू 0.7 √FC की होती है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है वो कंक्रीट की किससे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से रिलेटेड होती है। इसके बाद यहाँ पर ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का एक फार्मूला भी है जिसके क्वेश्चन आते हैं। ये 2000 के अकॉर्डिंग 5000 √FC के होता है। ठीक, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट भी आप देख सकते हैं यहाँ से। इसका ये वैल्यू जो है, द टोटल श्रिंकेज स्ट्रेन फॉर अ डिज़ाइन में भी टेकन एज 0.003। क्रीप ऑफ कंक्रीट जो है, क्रीप ऑफ कंक्रीट में बेसिक वैल्यू आती हैं ये 7, 28 और 1 ईयर के अकॉर्डिंग कितनी कितनी वैल्यूज़ होती हैं। आगे है पेज नंबर 17। पेज नंबर 17 में जो ये वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट दे रखा है, यहाँ से क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि जो भी मतलब सेक्शन है हमारे डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी है वो स्लम्प के बेसिस पे डिफाइन होती है।
तो अगर 25 से 75 mm का स्लम्प मिल रहा है तो वो किस सेक्शन के लिए ज़रूरी होता है, मास ऑफ कंक्रीट किसके लिए होता है और क्या उसकी डिग्री होती है। तो वेरी लो से वेरी हाई तक है ये पूरी कैटेगरी, यानी कि 25 to 150 इसके बीच में होती है। इसके लिए एक कॉम्पैक्टिंग फैक्टर भी होता है। तो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर का जो वैल्यू होता है वो लेते हैं 0.75 to 0.80। ठीक, इसके बाद सीधे आपको आना है पेज नंबर 21। पेज नंबर 21 पे देखिए, कंक्रीट इन सी वाटर। कंक्रीट इन सी वाटर डायरेक्टली along the sea coast shall be least M20 grade in case of plain concrete and M30 in case of reinforced concrete। इसके बाद पेज नंबर 30 पे आते हैं। पेज नंबर 30 में है ये कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट। M15 के लिए इज़ मोर देन और इक्वल टू FCK पावर -3 न्यूटन पर mm², और M20 ऐसे अबव के लिए इज़ मोर देन और इक्वल टू FCK पावर -4 न्यूटन पर mm²। तो ये दो चीज़ें होती हैं। इसके बाद सीधे आ जाइएगा पेज नंबर 35। मोमेंट एंड shear coefficient फॉर द continuous beam। More exact estimation are made for beam of uniform cross section which support uniformly distributed load over 3 or more span, जो कि 15% से ज़्यादा नहीं होता। यही क्वेश्चन आया था आपके SSC 2012 में। The longest bending moment and the shear force used in design may be obtained using the coefficient। इसके लिए कुछ कोफिशिएंट डिफाइन किए गए हैं शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए, जो कि जस्ट इसके बाद वाली टेबल में गिवन है 12 और 13 में। ये देखिए, तो फॉर अ डेड लोड एंड इम्पोज लोड, यहाँ पे ये 1/12, 1/16, 1/10 और इस तरीके से पूरी टेबल गिवन है। शेयर फॉर कोफिशिएंट के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट्स देख सकते हैं फॉर अ डेड लोड एंड इम्पोज लोड एंड फॉर अ इम्पोज लोड नॉट फिक्स्ड, और ये फिक्स्ड। इसके बाद आगे टी बीम का पेज नंबर 36। इसके बाद पेज नंबर 37 पे आएंगे। 37 में आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर अ टी बीम, इसके लिए BF का वैल्यू और L बीम के लिए BF का वैल्यू। लेकिन अगर आइसोलेटेड बीम की बात कर रहे हैं T और L में, तो इसके लिए वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं। इसके बाद कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन है। कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन में अगर जो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर के कारण अगर ये हो रहा है ड्यू टू क्रीप एंड श्रिंकेज, तो ये क्या होता है स्पैन अपॉन 250। लेकिन अगर यही इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्रीप एंड श्रिंकेज के साथ इरेक्शन ऑफ पार्टीशन भी ऐड हो रहा है, तो ये हो जाएगा 20 mm या स्पैन अपॉन 350, दोनों में से जो भी कम है। ठीक है, बेसिक्स वैल्यूज़ हैं कुछ। लेंथ और डेप्थ का अगर रेशियो दे रखा है तो स्पैन का कैंटिलीवर सिंपली सपोर्टेड और कॉन्टिन्यूस के लिए 7, 20 और 26 होती है। लेकिन अगर स्पैन 10 मीटर तक है तभी, अगर क्वेश्चन में स्पैन 10 मीटर से अधिक दे रखा है तो उसको मल्टीप्लाइड कर देंगे इसी वैल्यू को, किसको, ये जो गिवन है 7, 20 और 26। अगर कैंटिलीवर की बात कर रहा है तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 बाई स्पैन। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। इस पेज में कुछ नहीं है। इसके बाद ये बात है स्लेंडरनेस लिमिट की, पेज नंबर 39। पेज नंबर 39 में स्लेंडरनेस लिमिट में आप देख सकते हैं इसमें क्या है कि अगर सिंपली सपोर्टेड या कॉन्टिन्यूस बीम है तो उसके लिए जो स्लेंडरनेस लिमिट होती है वो 60B या 250B²/d, ठीक, जो भी इसमें से कम है। और अगर कैंटिलीवर की बात करें तो 25B या 100B²/d। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर ये, अगर सॉलिड स्लैब की बात कर रहा है ये, अगर सॉलिड स्लैब की बात कर रहा है तो सिंपली सपोर्टेड के केस में जो आपका वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट होगी वो 35 और कॉन्टीन्यूअस स्लैब के केस में 40 होती है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद जो भी है डेवलपमेंट लेंथ की बात करते हैं। ये पेज नंबर 42 पे यहाँ पर ये लिखा है डेवलपमेंट लेंथ ऑफ द बार। तो डेवलपमेंट लेंथ जो होती है वो 5 सिग्मा एस अपॉन 4 टाउ BD होती है। यहाँ पर टाउ BD जो टर्म है यानी कि डिज़ाइनिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ,
इसकी वैल्यू जो है ये पेज नंबर 43 पे ये ऊपर की तरफ दे रखा है। टाउ बी डी M20 M25 ग्रेड पे डिपेंड करता है और उसके हिसाब से दे रखा है। एक चीज़ और है, अगर डिफॉर्म्ड बार की बात हो रही है या टेंशन सेक्शन की बात हो रही है तो हम कितना परसेंट बढ़ाते हैं, 60%, किसमें, टाउ बी डी में। और अगर कंप्रेशन बार की बात हो रही है तो हम टाउ बी डी में 25% का इंक्रीमेंट करते हैं। बार अगर इंक्लाइंड है तो उसके लिए 20% ऑफ 3 बार इन कॉन्टैक्ट एंड 33% ऑफ 4 बार इन कॉन्टैक्ट। अगर एंकरेज बार इन टेंशन में है तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक बेंड्स के लिए है और यू हुक टाइप के लिए है। अगर यू हुक बार टाइप की बात होगी तो 16 टाइम्स डाई ऑफ द बार होगा, और अगर 45 डिग्री बेंड की बात होगी तो वो 4 टाइम्स डाई ऑफ द बार होगा। ठीक, इसके बाद ये यहाँ पे स्टिरप्स दे रखा है। ये स्टिरप्स के लिए क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री जो है, मतलब क्या, अगर एटलीस्ट 8 डायमीटर बार के लेना पड़ेगा हमको उसमें। अगर 135 डिग्री है तो उसके लिए अलग, और अगर 180 डिग्री है तो उसके लिए अलग। इस तरीके से यहाँ पर सब एंगल सेक्शन पे स्टिरप्स की वैल्यू दे रखी है। ठीक, इसके बाद आते हैं पेज नंबर 44 पे। पेज नंबर 44 पे ये है पॉजिटिव मोमेंट रेनफोर्समेंट। पॉजिटिव एटलीस्ट 1/3 द पॉजिटिव मोमेंट रेनफोर्समेंट इन द सैम्पल, और लेंथ का कितना होता है, LD/3 एक कॉर्नर से। ठीक, और अगर यही इस सेक्शन में अगर वो है LD, अगर डेवलपमेंट लेंथ निकालनी है हमको सिंपली सपोर्टेड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के केस में, ये या पॉजिटिव मोमेंट टेंशन के लिए निकालनी है तो M1/V प्लस L0, इसमें 30% ऐड हो जाता है व्हेन द एंड ऑफ द रेनफोर्समेंट आर क्या है, कन्फाइंड बाई अ कंप्रेशन रिएक्शन। निगेटिव मोमेंट के लिए क्या करना है हमें, या तो 12 डाया लेना है या 1/16 ऑफ क्लियर स्पैन, जो भी क्या है ज़्यादा होंगे वो निगेटिव मोमेंट रेनफोर्समेंट के लिए आ जाएंगे। इसके बाद पेज नंबर 45 पे है, यहाँ पर लैप लेंथ की बात कर रही है। लैप लेंथ जो होता है LD लेते हैं फ्लेक्सुरल टेंशन विल हुक्स फॉर बार्स के लिए, वैल्यू ऑफ एंकरेज हुक्स के लिए 30 डाया या जो भी इसमें से ज़्यादा हो LD में से। और अगर डायरेक्ट टेंशन की बात है 2 LD या 30 डाया होती है। अगर स्ट्रेट लेंथ लैप जॉइंट की बात होती है तो 15 डाया 200 में। ठीक है, इसके बाद कॉर्नर ऑफ द सेक्शन द मिनिमम कवर टू द आइदर फेसेस इज लेस देन ट्वाइस द डाया ऑफ द लैप्ड बार, and when the clear distance between the adjacent lamp is less than 75 mm और 6 times the dia of the lapped bar। ठीक, लैप लेंथ जो होती है वो कंप्रेशन में कितनी होती है, 26.2.1। अगर 26.2.1 में हमने लैप लेंथ डेवलपमेंट लेंथ जो है वो कैलकुलेट की थी, इसके पीछे अगर आप जाएंगे 26.2.1, ये देखिए 26.2.1 में हमने यहाँ पे LD डेवलपमेंट लेंथ क्या थी, मेज़र की थी। यहाँ पर क्या बता रहा है, उसी के बारे में बता रहा है, वो 24 डाया से कम नहीं होनी चाहिए कंप्रेशन में। इसके बाद इसके जस्ट बाद वाले पेज में 46 में यहाँ पर स्लैब के बारे में दिया है। जो स्लैब का अगर नॉर्मल स्लैब है, 1 वे स्लैब है, तो उसके लिए इफेक्टिव डेप्थ 3D 3 टाइम्स या 300 mm जो भी स्मॉल है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल रेनफोर्समेंट। और अगर 2 वे स्लैब है तो उस केस में क्या है, 5D या 450 mm विच एवर इज स्मॉलर। ठीक, इसके बाद यहाँ पे कवर की बात कर रखी है। अगर स्लैब की बात है तो 25 mm लेते हैं, और अगर फुटिंग की बात है तो 50 mm लेते हैं। फिर इसी में टेंशन रेनफोर्समेंट आता है। टेंशन रेनफोर्समेंट में सबसे मेन फार्मूला ये है, ये देखिए, मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट शैल नॉट बी लेस देन AS/BD 0.85/FY। अगर ये शेयर की बात होती है तो 85 की जगह 87 रहता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कंप्रेशन रेनफोर्समेंट में मैक्सिमम कंप्रेशन रेनफोर्समेंट शैल नॉट एक्सीड 0.04 BD कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। ठीक, और साइड फेस रेनफोर्समेंट जो होता है वो 750 mm होता है, और वो 0.1% ग्रॉस डाया होता है या एरिया ऑफ द वेब होता है, और इसकी स्पेसिंग क्या होती है, 300 mm। ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट जो होता है, इस बीम लेस शैल बी टेकन अराउंड द आउटर मोस्ट टेंशन एंड कंप्रेशन बार, इन T बीम एंड I बीम द रेनफोर्समेंट शैल पास
अराउंड द लॉन्गिट्यूडनल बार्स लोकेटेड क्लोज टू द आउटर फेस ऑफ द फ्लेंज। अब मैक्सिमम स्पेसिंग अगर शेयर की बात करेंगे तो 0.75 डी और 45 डिग्री, और स्पेसिंग कितनी हो जाएगी, स्पेसिंग भी हो जाएगी 300 mm। अब यहाँ पे मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट है, मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट अगर ये टेंशन की बात करते हैं तो ये 0.85 FY करके ये हमें अलग वैल्यू देने लगता है यहाँ पे। में इसी पेज में अगर थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के बारे में, व्हेन द क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन ऑफ मेंबर, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉर्जनल रेनफोर्समेंट की बात है। अगर आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए, अगर ये मिनिमम रेनफोर्समेंट की बात की जाए एल बीम के लिए, तो स्लैब शैल नॉट बी लेस देन 15% ऑफ द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द वैल्यू कैन बी रिड्यूस 12% विद हायर स्ट्रेंथ बार और वेल्डेड वायर्स फैब्रिक आर यूज्ड। ये माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट के लिए है 15%, और डिफॉर्म बार मतलब अगर उससे हाइयर की बात हो रही है तो मिनिमम रेनफोर्समेंट 12% देते हैं, 12 एक और एक 15। लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट की अगर बात करें कॉलम में, तो ये क्या होता है, एरिया ऑफ द कॉलम शैल नॉट बी लेस देन 0.8% और नॉट मोर देन 6%। तो एरिया 8% और नॉट मोर देन ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया 6%। इसके बाद द बार शैल नॉट बी लेस देन 12 mm इन डायामीटर, और सबसे मतलब इसका मैक्सिमम नंबर ये 12 mm डायमीटर होता है इसके लिए, कॉलम के लिए, और स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, 300। इसके बाद क्या है, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट में इंटरनल एंगल 135 डिग्री से एक्सेस नहीं होना चाहिए, और द बार्स आर नॉट स्पेस मोर देन 75 mm ऑन आइदर साइड। द लॉन्गिट्यूडनल बार स्पेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ नॉट एक्सीड 48 टाइम्स द डाया ऑफ द बार। ठीक, इसी में नीचे है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये पिच, अगर पिच की बात की जाए लेटरल टाइज के लिए, तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ कंप्रेशन मेंबर लेते हैं, या 16 टाइम्स डाया ऑफ द बार या 300 mm। तीनों में से जो भी क्या होगा, मिनिमम होगा या लीस्ट होगा, उसको ले लेंगे। डायमीटर कैसे लेते हैं, इसमें कॉलम की बात हो रही है, कॉलम में डायमीटर क्या है, नो इन केस 16 mm, या तो नॉट लेस देन 1/4 ऑफ डाया ऑफ द बार, लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार का डाया लेंगे, एंड नो केस लेस देन 16 mm। ठीक है, स्पायरल में हेलिकल रेनफोर्समेंट की अगर बात करें तो हेलिकल टर्न्स नॉट मोर देन 75 mm, नॉर मोर देन 1/16 ऑफ द कोर डाया ऑफ द कॉलम, और नॉर लेस देन 25 mm, नॉर लेस देन 3 टाइम्स द डाया ऑफ द स्टील बार। ये किसकी हेलिकल रेनफोर्समेंट की बात है। इसके बाद ये देखिए, इसके बाद अगर हम देखें तो सीधे हमारे पास क्या आता है, लिमिट स्टेट आता है। लिमिट स्टेट क्या है, पेज नंबर जो है आपका 869 है। लिमिट स्टेट से जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसके फॉर्मूला बेसिस आते हैं। पहले तो एरिया ऑफ द सेक्शन आपको पता होना चाहिए 0.36, ठीक, और दूसरा क्या है, ये द मैक्सिमम स्ट्रेन एंड टेंशन रेनफोर्समेंट फेल्योर शैल नॉट बी मोर देन दिस। ऊपर से कितनी डिस्टेंस होती है 0.42 XU, मतलब 2/7। इस तरीके से पैराबोलिक कर्व देख लीजिएगा, 0.67 FC के अपॉन गामा एन की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे कितनी 1.5 रखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 0.45। मिनिमम स्ट्रेन 0.002, मैक्सिमम स्ट्रेन 0.0035। इसके बाद क्या है, यहाँ पर है FY और XU/D का जो है वो पूरा रेशियो लिखा हुआ है। 250, 415 और 500 के लिए कितना है 0.53, 0.48, 0.46। ठीक, लिमिट स्टेट कोलैप्स इन कंप्रेशन, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन जो होता है कंक्रीट में इतना होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेन एट अ हाईली कंप्रेस्ड कंप्रेशन फाइबर कितना है 0.0035 और -0.75 टाइम्स द स्ट्रेन एट लीस्ट लेटरल कंप्रेशन डायमेंशन। ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेसिव